हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 9 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्स समझाई गई है। आज की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबी जा सकती है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। चलिए तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एस डोवेरेट और जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया। UIDAI ने अभी 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट शुल्क माफ कर दिया है। और अभी छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पॉल रेक्स एक्स का आयोजित किया गया चेन्नई में। इसके अलावा 15 अक्टूबर 2025 को सनाए ताकाइची को अभी प्रधानमंत्री बना दिया गया है। जापान की ये बन गई है पहली महिला प्रधानमंत्री। मुंबई में छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित हुआ और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते हैं टोटल। और भारत रहा है मेडल टेबल में 10वें स्थान पर। 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 40 लोगों को NSS स्वयंसेवक माई भारत NSS पुरस्कार दिया है। और सयामी खेर ये हाल ही में आयरन मैन इंडिया का आधिकारिक राजदूत, आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी 6 अक्टूबर को। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी PDF और क्विज आपको MZT ऐप पर दे दी गई है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे दी जाती है और अरताई चैनल पर भी आपको वन लाइनर मिल जाता है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रसायन के नोबेल से। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रिचर्ड रॉबसन, सुसुम केतागावा और उमर एम यागी इन तीनों को दिया जाएगा। ये तीनों ही सम्मानित किए जाएंगे केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज से। ठीक है, समय कम था, आज ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग कोशिश कीजिए, ट्रिक कोई बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, ठीक है ना। ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको इस बार का नोबेल मिलेगा। इसमें एक जापान के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं और एक हैं USA के साइंटिस्ट, ठीक है ना। सुसुम कितागावा हैं जापान के, रिचर्ड रॉबसन है ऑस्ट्रेलिया के और उमर एम यागी हैं USA के। इन तीनों ने क्या किया ऐसा केमिस्ट्री में जिससे इनको नोबेल मिला है इस बार का? तो इन तीनों ने गैसों और रसायनों के प्रवाह के लिए बड़े स्थान वाली आणविक संरचनाएं बनाने में योगदान दिया है। इससे क्या होगा? इससे जल संचयन, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में या विषाक्त गैसों को संग्रहित करने में और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में मदद मिलेगी। तो इनकी इस योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। अब इन तीनों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन, लगभग 10 करोड़ रुपए बटेंगे, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री का हो गया। अब तक 3 पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इंटरेस्टिंग बात आज वाले नोबेल की है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा मैंने आपको कई बार बताया है, अक्टूबर में होती है, लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। तो आज वाला जो है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज दिया जाएगा नोबेल पीस प्राइज। तो आज नोबेल पीस प्राइज में देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाता है कि नहीं। खैर, अब तक 3 विजेता हुए हैं। 3 क्षेत्र के विजेताओं में चिकित्सा के देखिए मैरी ई ब्रंट को, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कल, जॉन क्लार्क, मिशेल एस डोवेरेट और जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में आज वाले हैं, ठीक है ना। किस किस कारण से दिया गया है ये भी मैंने बता रखा है। कंटेंट आपके लिए भरपूर लाया जा रहा है। मैंने कल आपको दिखाया था कि कितने भारतीय हैं जो अब तक सम्मानित किए गए। आज आपके सामने ये लिस्ट है। अगर आप डेली करंट अफेयर की ही PDF स्टोर करोगे ना, तब भी आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। वैसे तो आपको ई बुक में महीने भर में दिया ही जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत लेने भी जरूरत नहीं है। और मैंने ट्रिक भी बना दी है और ट्रिक इस बार ई बुक में भी अपलोड करवा दूंगा, जिससे आप आसानी से याद कर सको। खैर, आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस या वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड पोस्ट डे आज मनाया जाता है, यानी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व भर में पोस्ट के योगदान को याद करते हुए, क्योंकि पोस्टल सर्विस 18वीं सदी से शुरू हुआ है, तब से आज तक क्या इसका योगदान रहा है, कैसे ये घर घर तक पहुंचा है, और इसी को याद करते हुए आज का दिन ये डेडिकेट किया गया है। थीम इस बार की रखी है #पोस्ट फॉर पीपल, स्थानीय सेवा वैश्विक पहुंच। ठीक है,
तो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर भारत के लोग मनाते हैं राष्ट्रीय डाक सप्ताह, और वहीं विश्व भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। भारत साथियों पहला पोस्ट ऑफिस अपना कोलकाता में ओपन किया था 1774 में ही। हालांकि पोस्टल सर्विस की शुरुआत 1853 से हुई थी भारत में, और 53 से 56 के बीच में हुई थी। उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड चल रहा था। किसका था? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल चल रहा था। उन्हीं के टाइम पर ट्रेन की भी शुरुआत हुई थी भारत में, ठीक है ना। चलिए, तो ऑफिशियल पोस्ट की शुरुआत तब हुई थी। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं अभी तक आए हुए अक्टूबर महीने के। आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित सीबीजी और पोटास परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो भारत की पहली सहकारी संचालित, सहकारी मतलब कोऑपरेशन में संचालित, सीबीजी और पोटास परियोजना फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोपर गांव में। यहाँ पर ये आप देख पाओगे इमेज, यहाँ पर मोटा भाई दिख रहे हैं आपको, है ना, अमित शाह जी, और देवेंद्र फडणवीस दिख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये अपने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मामलों के मंत्री हैं। तो सहकारिता मामलों के मंत्री होने के नाते इन्होंने ये सहकारी कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रकल्प, उत्पादन क्षमता जिसका है उत्पादन क्षमता है 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन, इसका इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। तो ये इसका पूरा नाम है संस्था का सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना, है ना, ये नाम है, मराठी लैंग्वेज में नाम है, से याद रखना। तो ये परियोजना क्या करेगी? इसके तहत क्या होगा? इसके तहत उर्वरक और कृषि अपशिष्ट उपयोग करके एकीकृत करने वाली ये पहली परियोजना होगी। एथेनॉल का उत्पादन होगा, साथ ही साथ कृषि आधारित जो अपशिष्ट होंगे उनका भी प्रसंस्करण यहाँ पर किया जाएगा। तो इन्होंने किया है। अच्छा, कल इनका एक ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। कल रात को ही मैंने इनके ट्वीट को लेकर के एक वीडियो भी दी हुई है आपको। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल में ही एक ट्वीट किया और लोगों से जो हो यूज़ करने के लिए कहा, और इन्होंने कहा मैं खुद भी आज से जो हो यूज़ करूँगा। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल में इन्होंने ट्वीट किया ना, वो बड़ा वायरल जा रहा है। आप कल की ये वीडियो देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है, कल रात को मैंने बनाई थी, देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। खैर, जुलाई से सितंबर की ई बुक आ चुकी है, और इस 3 महीने की ई बुक में, यहाँ पर ये तो गलत दिखा हुआ है, ये अपडेट नहीं हुआ है। 3 महीने की ई बुक में 3 त्रिका 9 मतलब लगभग 1100 क्वेश्चंस के आसपास में, 10.5 या 1100 क्वेश्चन के आसपास में है। इसको आप तैयार कर सकते हो, चैप्टर वाइज कंटेंट है। और ऐसे ही सितंबर की ई बुक जो आई है, ये इससे भैया आप 350 क्वेश्चन पर मंथ के तैयार कर सकते हो। और ये ई बुक्स कहाँ मिलेंगी? MJT ऐप पर मिलेंगी आपको। MJT ऐप पर जाइए, ई बुक सेक्शन में जाइए, वहीं पर आपको सारी ई बुक्स हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। अगला, हाल ही में किसको यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूनेस्को अक्सर चर्चे में आता रहता है और अक्सर आप अभी तक आंद्रे अजोले याद किया करते थे। काफ़ी लंबे समय से भी थे आंद्रे अजोले, लेकिन अब अंधेरे से उजाला हट गया है। अब यूनेस्को के नए महानिदेशक बन गए हैं खालिद अल एनानी। कौन? खालिद अल एनानी। आपसे पूछा जाएगा कि ये किस देश के हैं, तो खालिद अल एनानी याद रखना, ये इजिप्ट के हैं, मिस्र के हैं, ठीक है ना, मिस्र के ये हैं, इजिप्ट के रहने वाले हैं, और ये इजिप्ट के पहले पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, पूर्व पुरावशेष और पर्यटन मंत्री। तो अब ये आंद्रे अजोले की जगह पर होंगे यूनेस्को के अगले महानिदेशक। भारत आप जानते हो यूनेस्को का सदस्य रहा है, संस्थापक सदस्य रहा है 1948 से ही। हालांकि स्थापना 1945 में की गई थी, लेकिन वर्किंग में आया था 1948 में अच्छे से। तो यूनेस्को की स्थापना 11 दिसंबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। महानिदेशक खालिद अल एनानी हो गए हैं। फुल फॉर्म इसका पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट निकाली जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट निकाली जाती है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भारत की कितनी साइट्स हैं शामिल, तो आप बताओगे 44। कितनी है? 44। तो 44th कौन सा है ये पूछा जाएगा। 44वां कौन सा है, तो 44वां आप बता देना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य, सैन्य परिदृश्य या मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ठीक है ना। ये 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है भारत का। पहला कौन था, या कहीं सबसे पहले किसे ऐड किया गया था, तो सबसे पहले 1983 में ऐड किया गया था अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला और आगरा का ताजमहल। ये 4 को एक साथ ऐड किया गया था 1983 में,
याद रहेगा जब वर्ल्ड कप आया था भारत में, है ना, वर्ल्ड कप जीता था भारत ने क्रिकेट का। अगला, ये प्रमुख और नियुक्तियां हैं, इनका रिवीजन कर लीजिए आप। आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ, कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स एनसीसी के अध्यक्ष, और प्रवीर रंजन ये सीआईएसएफ के महानिदेशक, प्रवीण कुमार ये आईटीबीपी के महानिदेशक, शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आर वेंकटरमणि एक बार फिर से अटॉर्नी जनरल, शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ, मिथुन मनहास बीसीसीआई के चीफ। ठीक है। अगला, हाल ही में विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 इसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं शुभांशु शुक्ला। नाम कुछ याद आ रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। शुभांशु शुक्ला वही हैं जो अभी आईएसएस पर गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, याद है ना, नासा का एक्सियोम मिशन। इस एक्सियोम मिशन के तहत ये गए हुए थे और इसको नासा ने लॉन्च किया था, वहां से जाकर होकर आए हुए हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और इकलौते भारतीय हैं अब तक के इतिहास में। सुनीता विलियम्स गई हैं लेकिन वो भारतीय मूल की हैं, भारत की नहीं है, ये भारतीय हैं, ठीक है ना, पूर्णतः भारतीय हैं। अब ये जाएंगे गगनयान मिशन में, भारत गगनयान मिशन लॉन्च करेगा इसरो के थ्रू और उसके तहत वो पहला अपना मानव मिशन होने जा रहा है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी समय है बाकी। खैर, यहाँ पर इन्होंने बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बन करके अब ये प्रमोट करना शुरू कर दिया है कि भाई भारत को और ज़्यादा बिल्ड होने की ज़रूरत है, इनोवेशंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे बड़े, अब तक के सबसे बड़े स्कूल हैकथॉन बिल्डथॉन का उद्देश्य है 1.5 लाख स्कूल का 1 करोड़ से अधिक छात्रों का वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान ढूंढना, प्रोटोटाइप डिजाइन करना और इसमें शामिल होना। दुनिया में क्या किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है उसके तरफ अब आगे बढ़ना, उसकी तरफ अग्रसर होना, और इसलिए स्कूलों से इसकी शुरुआत की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तान की तरह है कि मतलब कि बस केवल ट्रोल करने के लिए सोचा जाए, ऐसा नहीं। यहाँ पर दुनिया कहाँ कहाँ पर जा रही है, अंतरिक्ष में क्या कर रही है, इनोवेशंस में क्या कर रही है, एआई में क्या कर रही है, इसके प्रति जगह जगह समय समय पर हैकथॉन आयोजित करा करके जो अच्छे टैलेंट्स हैं उनको खोजा जाता है, ठीक है ना। इसी तर्ज पर है बिल्डथॉन और ये बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभांशु शुक्ला। क्लियर। अगला, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को विश्व की सबसे बड़ी कालीन बनाने का खिताब दिया गया? यूपी का सबसे बड़ा कालीन कहाँ पर बनता है भाई? ये बना है भदोही में। भदोही में एक कंपनी है, उसके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कालीन बनाई गई है। ये कालीन कजाकिस्तान की एक मस्जिद में बिछाई गई है, उत्तर प्रदेश से गई है। और इंटरेस्टिंग बात ये है ना, ये कालीन 125 टुकड़ों में वहाँ पर गई है। कोविड के टाइम पर भारतीयों ने बनाया है इसको, भदोही के लोगों ने 1000 से ज़्यादा कारीगर मिलकर के बनाए। सोचो, कोविड के टाइम पर रोजगार का भी अवसर हुआ। इसके अलावा ये कालीन दुनिया में भी नाम कमा रही है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। 125 टुकड़ों में इसे ले जाना पड़ा वहाँ पर, और वहाँ जा कर के 2 महीने तक इसकी पूरा सिलाई बुनाई होकर के अच्छे से तब ये बिछाई गई। मतलब आप समझो कि ये इतना बड़ा है। तो देखो 12,464 वर्ग मीटर में है, 12,464 मीटर स्क्वायर में है, मतलब 12 किलोमीटर आप समझ लो मोटा मोटा। तो 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर में ये अकेली इकलौती वो है सबसे बड़ी हैंड टेफ्टेड कालीन है। हैंड टेफ्टेड मतलब कि हाथ से बनाई गई हुई। तो इस कालीन की कीमत है 15 लाख $, या हिंदी में बात करें तो 13 करोड़ 20 लाख रुपए की ये अकेली कालीन ही है। और भदोही की पटोदिया कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने इसे बनाया है, ये नाम याद रखना। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आप में से कौन है भदोही का, कमेंट करके बताइए। मेरा एक दोस्त है यहाँ का। खैर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई है और कजाकिस्तान की मस्जिद में इसे पहुंचाया गया है। कौन सी मस्जिद है? अस्ताना ग्रैंड मस्जिद। अस्ताना ग्रैंड मस्जिद, अगर नाम पूछा जाएगा तो ये बताना, ठीक है। अगला देखते हैं, अक्टूबर 2025 में किस राज्य में मेरा हौ चोंगबा उत्सव मनाया गया? मेरा हौ चोंगबा महोत्सव कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, मणिपुर का महोत्सव है। मणिपुर में काफ़ी फेमस होता है। मेरा हौ चोंगबा महोत्सव इकलौता ऐसा महोत्सव होता है मणिपुर का जिसमें सभी जनजातियाँ मिल करके इसको सेलिब्रेट करती हैं।
वरना आप सुनते हो कि ये महोत्सव मैतेई महोत्सव, ये मैतेई कम्युनिटी द्वारा, ये संगाई महोत्सव इस कम्युनिटी द्वारा, मतलब अलग अलग बहुत सारी जनजातियां भी हैं वहाँ पर, तो सभी जनजातियों के अपने अपने महोत्सव होते हैं। लेकिन मेरा हाओचोंगबा महोत्सव एक ऐसा महोत्सव है जिसमें सभी कम्युनिटी एक साथ इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो ऐसे ही अभी भी ये सेलिब्रेट किया गया है। हर साल मैतेई कैलेंडर के मेरा महीने के 15वें चंद्र दिवस पर यह आयोजित होता है। तो वहाँ के नाम मात्र के राजा हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, महाराजा सना जाओबा लिसेम्बा, इन्होंने इसका औपचारिक रूप से स्वागत किया। ठीक है। मणिपुर के और भी महोत्सव की अगर बात करेंगे तो यहाँ से याद कर लीजिए, मणिपुर के और महोत्सव में लाई हरोबा है, संतरा है महोत्सव है, संगाई महोत्सव है, सिरुई लिली है, कचाई लेमन है, इमोई इत्पा है, ये सभी महोत्सव मणिपुर के हैं। मणिपुर आया है तो मणिपुर देख लो मैप में कहाँ पर स्थित है। मणिपुर आपको पूर्वोत्तर में यहाँ पर दिख जाएगा। नागमणि मैंने याद कराया था ना, नागमणि ऐसे लिख लिया करो, नागमणि। तो नागमणि में नाग पहले आएगा, नाग पहले यानी कि नागालैंड, उसके बाद मणि नीचे तो यानी कि मणिपुर नीचे। ठीक है ना। तो मणिपुर अपना बॉर्डर नागालैंड से, इधर असम से और नीचे मिजोरम से शेयर करता है। इम्फाल इसकी राजधानी है। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। एन वीरेंद्र सिंह ये फरवरी में ही इस्तीफा दे दिए थे, 2025 में ही, है ना। अजय कुमार भल्ला ये राज्यपाल हैं, यही देख रेख कर रहे हैं अनुच्छेद 356 के तहत। लोकटक झील, लीसी झील यहाँ पर प्रमुख झील है। लोकटक झील की खास बात यह है कि इसी झील के ऊपर कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। किस झील पर है, तो लोकटक झील के ऊपर है, इसीलिए वो तैरता रहता है। तुजू दर्रा है यहाँ पर मणिपुरी नृत्य, और इसके बाद इम्फाल कांगला पैलेस यहाँ का चर्चित स्थल है। 16 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये ट्रम्प के अनुसार जो डेड इकोनॉमी है उसका ग्रोथ रेट बढ़ा करके बताना पड़ रहा है इनको। पहले 6.3% अनुमान बताए थे और यही अनुमान अब इनको बढ़ा करके 6.5% बताना पड़ रहा है। अब ट्रम्प को यही रिपोर्ट इनको टैग कर देना चाहिए, लो देखो डेड इकोनॉमी है ना। तुम्हारे जितने भी देश हैं दुनिया में सबसे फास्ट, इतनी बड़ी अगर देशों में अगर बात करें बड़ी इकोनॉमी में, खास करके टॉप 10 इकोनॉमीज में, तो सबसे फास्ट कोई ग्रो कर रहा है तो वो है इंडिया। ये आपको हमेशा 6, 6.5 या लगभग 7% के आसपास में ग्रोथ का रेट दिखेगा। बाकी सबका आप देखोगे टॉप 10 इकोनॉमीज में 1%, 1.5%, 2%, 1%, -1% ऐसे बढ़ रहे हैं। जापान तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, 5वें पर आ गया है घट करके, उसकी इकोनॉमी घटती जा रही है। खैर, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान बताया है। वर्ल्ड बैंक आप जानते हो अजय बेंगा अध्यक्ष हैं इसके, भारतीय मूल के वो भी हैं। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। 1944 में इसे स्थापित किया गया था। 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना निम्न में से किस सम्मेलन के दौरान की गई। तो आप याद रखना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसे बनाया गया था 1944 में। अच्छा, जीडीपी ग्रोथ रेट होती क्या है, ये 6.3% से बढ़ाकर 6.5% करने का मतलब क्या है। तो देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में यहीं पर आपको बता दे रहा हूँ। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आप देखो 50% यूएस के टैरिफ लगाने के बाद ये जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सोचो अगर टैरिफ ना लगा होता तब कितना ग्रो करता इंडिया। इतना टैरिफ लगाने के बाद और इतना चोट पहुंचाने के बाद, H1B वीज़ा हो, इसके बाद चाबहार पोर्ट का वेवियर हटाना हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी ग्रोथ रेट का अनुमान ये 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए है। खैर, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है इसको समझते हैं। अगर कोई एक देश कोई एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर अगले महीने के 31 मार्च तक, अगले साल के 31 मार्च तक, तो अगर कोई देश किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन करता है अपने देश की सीमा के अंतर्गत, उसे ही उस देश का जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी हर साल किस दर से बढ़ रहा है,
इसी को कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जो ये एजेंसियां अनुमान बताती हैं ये जीडीपी का नहीं बताती हैं, ये जीडीपी का ग्रोथ रेट का बताती हैं कि मतलब पिछली बार कितनी जीडीपी थी, अगले साल कितनी जीडीपी बढ़ जाएगी कितने परसेंट से। तो ये कह रहे हैं अब 6.5% से भारत की जीडीपी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। चलिए, तो जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताते हैं, जीडीपी का अनुमान नहीं बताते हैं। जीडीपी कितनी है अपनी, तो जीडीपी अपनी लगभग $4 ट्रिलियन के आसपास में है। ठीक है, अगला, किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या कहें IUCN के विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन अभी अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी आप जानते हो UAE की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। अक्सर लोग UAE की राजधानी दुबई बता देते हैं, नहीं, दुबई उसकी फाइनेंशियल कैपिटल कह सकते हो, जैसे भारत में मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, दिल्ली जो है ये ऑफिशियल कैपिटल है, ऐसे वो भी कह सकते हो। तो अबू धाबी UAE की राजधानी है। वहीं पर अभी IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आयोजित हुआ। IUCN की लिस्ट आप अक्सर सुनते होंगे कि ये जो प्रजाति है ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है ना, तो ये ग्रीन लिस्ट में शामिल है। तो रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ये सब IUCN क्यों डिसाइड किया है? ये उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए, उस जीव को संरक्षित करने के लिए, ये प्रजाति वनस्पति भी हो सकती है, ये प्रजाति जंतु जीव भी हो सकते हैं, है ना, तो इनको संरक्षित करने के लिए एक लिस्ट बनाई जाती है। अगर कोई रेड लिस्ट में डाल दिया गया मतलब ये दुर्लभ है, मतलब ये विलुप्त हो रही है, इसको संरक्षित करो, बचाओ, वरना ये खत्म हो जाएगी धरती से। खैर, भारत इसमें नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण करेगा। भारत अपनी पहली वो करेगा जो कि अनूठी जैव विविधता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करना और राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकताओं को सशक्त बनाना। अच्छा, ये रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संरक्षण के द्वारा तैयार की जाती है। और मैंने आपको बाकी सब बता ही दिया। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का सम्मेलन हर 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, 4 साल में एक बार, जैसे वर्ल्ड कप आता है ना वैसे ये भी आता है। तो 1969 से ही भारत इसका सदस्य रहा है IUCN का फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब अबू धाबी में हुआ है, तो वर्ल्ड मैप में अबू धाबी को देखना चाहोगे तो वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आना चाहोगे दुबई में या UAE में तो आपको यहाँ पर एक देश मिल जाएगा, यही है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। मात्र 3 घंटे की दूरी होती है ना। अगेन मैंने आपको बताया मैपल यूज़ कीजिए, ज़बरदस्त मैप है। आप देखिए मैपल में आप इंडिया को हाईलाइट भी कर सकते हो। मुझे आपको हर बार भारत के रेफरेंस में नोटिस करके बताना पड़ता था, अब आपको अपने आप ही हाईलाइट हो जाएगा इंडिया कहाँ है और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में वो देश कहाँ है ना, जिससे आप आसानी से वहाँ पर जान सकोगे कि कितना दूरी है या कहाँ पर लोकेटेड है, किस महाद्वीप वगैरह में है। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक ये फिलीपींस में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है, फिलीपींस ने लॉन्च किया है। कोरल क्या है? कोरल जो है ना ये समुद्र के नीचे होता है, तलहटी में होता है। ये एक प्रकार का समुद्री जीव ही माना जाता है, वनस्पति कह सकते हो, जीव भी कह सकते हो, और इसको संरक्षित किया जाता है। इसमें मछलियाँ या बाकी जो समुद्री जीव हैं आकर के अंडे देते हैं, आकर के वहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी समुद्री जीवों की विविधता बनी रहती है और संख्या भी मेंटेन रहती है। तो फिलीपींस ने क्या किया है, दक्षिण पूर्व एशिया में पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक लॉन्च किया है। मतलब ये वहाँ पर कभी कभी मैन मेड भी बनाए जाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से तो होते ही होते हैं, कई बार स्थापित किए जाते हैं। तो स्थापित करने से अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस जलीय जीव आएंगे, मछलियाँ आएंगी, उसमें अंडे देंगी, वहाँ पर रहेंगी, और तो उसकी संख्या प्रजातियाँ बढ़ेंगी, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बना रहेगा। ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य है कि कोरल की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना और समुद्री रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। ये क्या होता है, समुद्री अस्थि विहीन जीव जो बड़े कॉलोनियों में रहते हैं तथा कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन भी करते हैं और कठोर ढांचा बनाते हैं। पहले जीव के रूप में रहते हैं, फिर एक इसके अंदर की छत छाया में और भी लोग आकर के अपना निवास करते हैं। फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है मिल करके। तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला है। अब फिलीपींस देखना चाहोगे कहाँ पर है, तो अगेन देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में आओ, देखो ये एशिया में भारत जो आता है ये दक्षिण एशिया में आता है, और दक्षिण एशिया में अगर पूर्व की तरफ जाओगे तो इसे दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं। यहीं पर एक संगठन काम करता है, मैंने आपको कई बार बताया है, आसियान।
आसियान संगठन है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया यही है, साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आप देखोगे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और इधर म्यांमार, इसके अलावा फिलीपींस, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सब शामिल है। तो यहीं पर ये जो देश है ये है फिलीपींस, यही फिलीपींस पर इसकी कोरल रीफ की स्थापना की गई है। अगला, अक्टूबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के 26 दिनों के बाद ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस के ये रहे हैं प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री लोकार्नू। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था ना कि ये बने हैं नए प्रधानमंत्री, और उसी टाइम मैंने बताया था कि पिछले कुछ महीनों में 3 प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, इस्तीफा दिए हैं दबाव में आकर, अब ये चौथे बन गए हैं। यानी प्रधानमंत्री ही कोई नहीं रुक रहा है वहाँ पर, जबकि सब काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जा रहे हैं वहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के, फिर भी इतना प्रेशर पड़ रहा है कि कोई टिक नहीं पा रहा है। अब देखना ये होगा कि इमैनुअल मैक्रोन का आने वाले दिनों में चुनाव होता है तो क्या होता है। चुनाव से पहले कहीं ये खुद ही ना इस्तीफा दे दें, कोई प्रधानमंत्री ही इनका नहीं टिक रहा है। तो चुनाव 2027 में होना है, लेकिन अब देखना होगा ये तब तक रुके रहते हैं कि नहीं। खैर, इनके प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नू अपना पद छोड़ चुके हैं, मात्र 26 दिन में ही इस्तीफा दे चुके हैं। पिछले कुछ महीने में 4 प्रधानमंत्री जा चुके हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस भी देख लो फटाफट से कहाँ पर है मैप में। तो देखिए, इस मैप में मैपल में ना बहुत सारे प्रकार के इंटरफेस मिल रहे हैं, बहुत सारे टाइप के आप डिज़ाइन कर सकते हो मैप खुद से भी, उसमें ऑप्शन मिलेंगे, थीम मिलेगी। तो इसमें मैंने डार्क थीम ली है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे यूरोप में, यूरोप में एक बड़ा सा देश आपको दिख जाएगा, ये रहा फ्रांस, दिख रहा है आपको फ्रांस। ये इटली है, ठीक है ना। ससुराल से आप आओगे ऊपर की साइड में, यहीं पर आपको दिखेगी फ्रांस। क्लियर। तो ये पिछले दिनों में कुछ इस्तीफे और संन्यास हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। अगर वीडियो पसंद आई है फटाफट से लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, और जो 3 महीने की बुक और सितंबर की बुक आई है इसे आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी PDF भेज दी जाएगी, PDF आपको रात को 9 बजे मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जुबिन गर्ग इनका पहला एल्बम अनामिका कब आया था? तो 1992 में आया था। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो 10 नवंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को दिया जाता है जी, 10 दिसंबर को दिया जाता है, यहाँ गलत लगा दिया गया है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की स्थापना कब हुई थी। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल्स जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। संकल्प बैच ज्वाइन कीजिए वीडियो कोर्स के लिए, और करंट अफेयर का और स्टैटिक जीके का, और इसके अलावा GS का बैच है वो GS सफलता 4.0 के जरिए आप तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।